नकली हीरा अपने पास रख लिया और कहने लगा, ठीक है, मैं इसे रख लेता हूं, लेकिन यह तो बताओ कि इस हीरे को मैं कितनी कीमत पर बेचूं। विदेह फौरन कहने लगा, कम से कम 15,000 सिक्के। सुनार एक बार फिर से हंसा और बोला, अरे भाई, तुम्हारा ये हीरा 15,000 सिक्कों में तो कभी नहीं बिकेगा। खैर, कोई बात नहीं, मैं तुमसे पक्का वादा तो नहीं करता, लेकिन इस हीरे को मेरे पास तुम छोड़ जाओ। अगर किसी ने यह मुझसे खरीद लिया तो मैं तुम्हें इसकी रकम दे दूंगा। विदेह ने वह नकली हीरा सेठ के हवाले किया और वहां से चला गया। धीरे धीरे 4 महीने गुजर गए, लेकिन विदेह का वह हीरा सुनार के पास वैसे का वैसा ही पड़ा रहा। उधर विदेह ने अपनी योजना पर आगे काम करना शुरू कर दिया। उसने अपने एक मित्र से सहायता मांगी। उसका मित्र भी विदेह की सहायता करने के लिए तैयार हो गया। विदेह ने अपने मित्र को सारी योजना समझाई और उसका भेष ऐसा बनाया जैसे वह किसी राज दरबार में सेवक का काम करता हो। और फिर वह मित्र सुनार रत्नलाल की दुकान पर पहुंचा और कहने लगा कि वह पड़ोस के राज्य की राजकुमारी का सेवक है। राजकुमारी के कहने पर वह एक बहुत ही बेशकीमती हीरा खरीदने के लिए आया है। राजकुमारी मोतियों की माला में हीरे को पिरोकर अपनी किसी सहेली को उपहार में देना चाहती है। अब क्योंकि पूरे नगर में आपके जैसा कोई बड़ा सुनार नहीं है, इसलिए मैं सबसे पहले आपके पास ही आया हूं। अपनी प्रशंसा सुनकर सेठ रत्नलाल बहुत ही खुश हुआ। उसने राज दरबार से आए हुए उस आदमी की खूब खातिरदारी की और फिर एक से बढ़कर एक बेशकीमती हीरे उसे दिखाने लगा। वह आदमी बड़ी ही ध्यान से हीरों को देखता रहा, मगर अपने मतलब की कोई भी चीज उसे नजर नहीं आई। उसे लगता कि कोई हीरा महंगा था तो उसका आकार ठीक नहीं था। अगर किसी हीरे का आकार ठीक था तो वह देखने में उसे पसंद नहीं आता था। जो हीरा उसे पसंद आता था तो उसकी कीमत उसे बहुत ही कम लगती थी। इस तरह से वह हर हीरे में कोई न कोई कमी निकालता ही जा रहा था और सुनार से कहता, सेठ जी, कुछ और हीरे दिखाइए। इतने सारे हीरे दिखा दिखाकर सुनार अब थक चुका था। अब तो उसके पास कोई हीरा बचा ही नहीं था जो उसने राज दरबार के सेवक को नहीं दिखाया हो। सुनार सोचने लगा, आखिर न जाने इस आदमी को क्या चाहिए, परंतु मैं इसे अपनी दुकान से खाली हाथ जाने नहीं दे सकता, क्योंकि इसी तरह के ग्राहकों से तो मोटी कमाई होती है। और फिर अचानक उसे विदेह का दिया हुआ वह हीरा याद आ गया। एक बार उसके मन में विचार आया कि वह नगर का सबसे बड़ा सुनार है और फिर एक कांच के टुकड़े को हीरा बताकर वह उसे बेचना चाहता है, मगर इसके अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं था। सुनार समझ चुका था कि इस आदमी को हीरों की कोई परख नहीं है, यह कोई अनाड़ी है। और फिर सुनार ने विदेह का दिया हुआ वह हीरा उस आदमी की तरफ बढ़ाया और कहने लगा, हजूर, मैंने अपने सारे हीरे आपको दिखा दिए जो आपको पसंद नहीं आए। अब बस एक यही हीरा बचा है जो मेरे किसी दोस्त ने बेचने के लिए मेरे पास रखा है। आप इसे देख लीजिए, हो सकता है कि यह आपको पसंद आ जाए। उस नकली हीरे को देखते ही वह आदमी खुशी से उछल पड़ा और कहने लगा, वाह वाह, क्या शानदार चीज निकाली है आपने। क्या चमक है, क्या नक्काशी है। मुझे तो ऐसी ही नायाब चीज की तलाश थी। हमारी राजकुमारी इस शानदार हीरे को देखकर खिल उठेगी। बताइए बताइए, इस हीरे की क्या कीमत है, ताकि मैं अभी के अभी सौदा पक्का कर सकूं। सुनार इस बात पर मन ही मन बहुत ही खुश हो रहा था। उसे लगा कि यह आदमी तो दिमाग से पैदल लगता है, जो इतने कीमती हीरों को छोड़कर इस कांच के टुकड़े को खरीदना चाहता है। सुनार ने सोचा, अगर इसे हीरे की कीमत कम बताऊंगा तो यह इसे सस्ता मानकर वापस रख देगा, क्योंकि इसके लिए 25,000 सिक्के तो कुछ भी नहीं होंगे। क्यों ना मैं इससे 25,000 सिक्के मांग लूं। इनमें से 15,000 मैं विदेह को दे दूंगा, बाकी के 10,000 मैं रख लूंगा। इस तरह से एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे। कुछ सोचने के बाद सुनार ने कहा, हजूर, हीरे के मालिक ने मुझे इसकी कीमत 25,000 सिक्के बताई है। वह सेवक बोला, ठीक है, 25,000 सिक्के तो एकदम सही हैं। मैं इसे खरीदने को तैयार हूं, मगर बात यह है कि मैं इतनी रकम अपने साथ नहीं लाया हूं।
इस समय तो मेरे पास सिर्फ 7,000 सिक्के हैं। आप ऐसा कीजिए, यह 7,000 सिक्के आप बयाने के तौर पर पेशगी अपने पास रख लीजिए। बाकी की रकम मैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको देकर यह हीरा ले जाऊंगा। सेठ ने कहा, ठीक है, मुझे इस पर कोई ऐतराज नहीं है। तब सेवादार कहने लगा, ठीक है, तो सौदा पक्का। लेकिन जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर बाकी की रकम लेकर मैं नहीं आया तो जो मैंने 7,000 सिक्के आपको दिए हैं वह आपके हो जाएंगे। परंतु यदि 1 हफ्ते के अंदर इस हीरे को आपने किसी और को बेच दिया तो आपको मुझे मेरे 7,000 सिक्के और साथ में 7,000 सिक्के जुर्माने के तौर पर, यानी कि कुल मिलाकर 14,000 सिक्के मुझे वापस करने होंगे, क्योंकि मैं यह हीरा राजकुमारी के लिए ले जा रहा हूं और मैं नहीं चाहता कि इस काम में किसी भी तरह की कोई उलझन पैदा हो। इसलिए मैंने यह शर्त आपके सामने रखी है। मुझे लगता है कि हम दोनों के लिए यह शर्त बिल्कुल ठीक रहेगी। ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। और फिर आखिरकार उस शर्त को एक सौदे के रूप में लिख लिया गया और उस लिखित समझौते पर दोनों ने अपने अपने हस्ताक्षर कर दिए। और फिर वह आदमी 7,000 सिक्के देकर वहां से चला गया। अब तो सुनार के मन में लड्डू फूट रहे थे। वह खुद को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझ रहा था और उस आदमी को अनाड़ी, जिसकी वजह से उसे इतना मुनाफा होने जा रहा था, वह भी बिना किसी मेहनत के। परंतु वह यह नहीं जानता था कि जो आदमी उसकी दुकान से होकर गया है वह विदेह का एक मित्र है, जो कि एक योजना के तहत उसकी दुकान पर आया था। असल में वह सेठ अब विदेह के जाल में फंस चुका था। वह नहीं जानता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। उस रात सेठ खुशी के मारे सो नहीं पाया। वह तो बस अपने मुनाफे के बारे में ही सोचता रहा। अब तो उसे बस इस बात का ही इंतजार था कि कब वह आदमी आए और 25,000 सिक्कों के बदले में अपना वह हीरा ले जाए। 2 दिन बाद की बात है। सुनार अपनी दुकान पर बैठा हुआ था कि तभी विदेह वहां से गुजरा। सेठ को बैठा हुआ देखकर वह दुकान के अंदर आ गया और हालचाल पूछने के बाद वह कहने लगा, सेठ जी, मेरी एक अमानत आपके पास कई महीनों से पड़ी हुई है। अगर वह हीरा आपने बेच दिया हो तो उसकी रकम मुझे दे दीजिए, और अगर आपने उसे नहीं बेचा तो वह हीरा मुझे वापस दे दीजिए। मैंने सुना है कि नगर में किसी राजकुमारी का कोई सेवादार यहां पर आया हुआ है जिसे बेशकीमती हीरे की तलाश है। हो सकता है कि मेरा हीरा उसे पसंद आ जाए और वह उसे खरीद ले। विदेह ने जब यह बात कही तो सुनार के ऊपर मानो बिजली सी गिर पड़ी। उसके तो होश ही उड़ गए। सोचने लगा, अब क्या करें? अगर मैंने विदेह को यह बता दिया कि उसके हीरे का सौदा मैं राजकुमारी के सेवक के साथ पहले ही कर चुका हूं, तो किसी न किसी तरह से वह यह बात भी जान लेगा कि यह सौदा 25,000 सिक्कों में तय हुआ है और फिर पूरी की पूरी रकम उसे विदेह को देनी होगी। अगर मैं पूरी रकम इसे नहीं दूंगा तो यह सारे शहर में चिल्ला चिल्लाकर सारे मामले को बिगाड़ सकता है, और अगर मैंने यह हीरा इसे वापस दे दिया तो राजकुमारी के सेवादार को मुझे 14,000 सिक्के जुर्माने के तौर पर देने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने उसके साथ लिखित में समझौता किया है और उस पर हस्ताक्षर भी किए हैं। उस बात से मुकरना मेरे लिए संभव नहीं हो पाएगा। अच्छी तरह से सोचने के बाद उस सुनार ने अपनी इस मुश्किल से निकलने के लिए एक तरकीब सोच ली और विदेह से कहने लगा, भाई, मुझे तुम्हारा वह हीरा परखने में कुछ गलती हो गई थी। जब बाद में मैंने तुम्हारे हीरे को अच्छी तरह से देखा तो सचमुच वह बहुत ही कीमती निकला। इसलिए अब मैं तुम्हारा वह हीरा खरीदना चाहता हूं। यह सुनकर विदेह खुशी से उछल पड़ा और बोला, क्या सचमुच सेठ जी, आप उस हीरे को खरीदना चाहते हैं? लेकिन आप तो उसे कांच का टुकड़ा बता रहे थे। सुनार बोला, अरे भाई, मुझे कुछ गलतफहमी हो गई थी, लेकिन बात अब मेरी समझ में आ चुकी है। विदेह ने खुश होते हुए कहा, तो फिर आप उस हीरे की कीमत मुझे क्या देंगे? सुनार ने बोला, वही जो तुमने मांगे थे, 15,000 सिक्के। विदेह बोला, ठीक है सेठ जी, आप मुझे 15,000 सिक्के दे दीजिए। सेठ ने कहा, लेकिन एक बार फिर से सोच लो। बाद में किसी से यह मत कहना कि सुनार रत्नलाल ने तुम्हें लूट लिया है। विदेह कहने लगा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
सेठ जी, मुझे तो आप पर पूरा विश्वास है और मैं अपनी मर्जी से यह हीरा आपको बेच रहा हूं। यह सुनकर सेठ बहुत ही खुश हुआ। उसने अपनी तिजोरी में से 15,000 सिक्के निकाले और विदेह के हाथ पर रख दिए। विदेह ने सिक्कों की थैली रखी और वहां से चला गया। अब सुनार की समस्या का समाधान हो चुका था। उसे विदेह के भोलेपन पर बड़ी हैरानी हो रही थी कि किस तरह से वह सिर्फ 15,000 सिक्कों में मान गया। सुनार बहुत ही खुश था। उसे अपनी बुद्धि और भाग्य पर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा था। वह इस हीरे को बेचकर होने वाले मुनाफे के बारे में सोच रहा था। यह सोचते सोचते उसकी आंखों में चमक आ गई। असल में वह सुनार बहुत ही लालची था। उसे ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करने का लालच था, परंतु वह यह नहीं जानता था कि विदेह उसे ठग चुका है। अब सुनार राजकुमारी के उस सेवक के आने का इंतजार करने लगा। दिन बीते और उसके द्वारा दी गई समय अवधि भी अब पूरी हो चुकी थी, लेकिन सेवादार वापस नहीं आया। परंतु वह आता भी कैसे? उसे तो न आना था और न वह आया। सुनार कुछ दिन तक तो इंतजार करता रहा, परंतु कोई फायदा न हुआ। यद्यपि सेवादार के दिए हुए 7,000 सिक्के सुनार के पास आ चुके थे, लेकिन एक मामूली से कांच के टुकड़े के लिए वह विदेह को 15,000 सिक्के दे चुका था। अब सेठ बहुत ही दुखी था कि उसे बैठे बिठाए 8,000 सिक्कों का घाटा हो चुका है। जब कई महीने बीत गए और राजकुमारी का वह सेवादार, जो कि असल में विदेह का मित्र था, वापस नहीं आया और ना ही विदेह कहीं पर दिखाई दिया, तो सेठ के मन में आया कि वह कोतवाल के पास जाकर इसकी शिकायत कर दे। परंतु सोचने लगा कि ऐसा करने पर कहीं यह सच्चाई सबके सामने न आ जाए कि वह एक नकली हीरा खरीदकर उसे बेचना चाहता था, और साथ ही साथ बाजार में यह बात भी फैल जाएगी कि इतने बड़े और पारखी सुनार को एक अनपढ़ देहाती बेवकूफ बनाकर चला गया। इस तरह से तो उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वह बेचारा अपना मन मसोस कर रह गया। दूसरी तरफ विदेह वह 7,000 सिक्के लेकर अपनी पत्नी के साथ अपने ससुर के पास गया और उन्हें 7,000 सिक्के दे दिए और बताया कि किस तरह से उसने बेईमान सुनार को ठगा है और यह रकम वसूल की है। यह रकम उन गहनों की कीमत से कहीं ज्यादा थी जो सुनार ने हरि किसान के साथ बेईमानी करके कमाए थे। विदेह ने कहा, ससुर जी, मैंने उस सुनार से आपकी रकम वापस दिलवा दी, बल्कि आपके अपमान का बदला भी ले लिया। वह आपको ठग कह रहा था। मैंने उसे दिखाया कि ठगी किसे कहते हैं। हरि किसान ने अपने दामाद को गले से लगा लिया और वह बहुत ही खुश था कि दामाद के रूप में उसे एक बेटा मिल गया है जो सुख दुख में हमेशा उसके साथ खड़ा है। दूसरी तरफ सुनार रत्नलाल इस उम्मीद में बैठा रहा कि शायद कहीं से राजकुमारी का सेवादार आ जाए और उस कांच के टुकड़े के बदले में बाकी का धन उसे दे जाए। मगर ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि वह सेवादार तो विदेह का एक मित्र था और दोनों ने मिलकर उस बेईमान सेठ को अच्छा सबक सिखा दिया। कहानी की सीख, लालच और बेईमानी कितनी भी चालाकी से की जाए, अंत में उसका फल हमेशा कड़वा ही मिलता है। जो दूसरों को ठगता है,